Please like and subscribe my channel. नमस्कार साथियों, आज मैं जीआईसी प्रवक्ता चयन परीक्षा 2009 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक उत्तर प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद है इन प्रश्नों से आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो इस कथन में यह कथन गोदान के होरी का है। होरी इस बात को कहता है। दूसरा प्रश्न है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो इसे प्रोफेसर मेहता ने कहा है, जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो यह कथन गोदान के प्रोफेसर मेहता का ही है, क्योंकि मेहता गोदान के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं और उनके कथनों को बहुत महत्वता दी जाती है। अगला प्रश्न है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख और पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो यह अवतरण जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में देवसेना द्वारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो इस कथन को स्कंदगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक के 5वें दृश्य में प्रख्यात कीर्ति द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न, जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतज्ञता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसका मनुष्यता से क्या संबंध? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में मुद्गल द्वारा कहा जाता है। अगला है, विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। यह कथन स्कंदगुप्त में जयमाला द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दसवां प्रश्न है, यह युग भारतेंदु युग के विषय में है। बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह किस आलोचक का कथन है? तो इस कथन का संबंध है डॉक्टर रामविलास शर्मा से। 11वां प्रश्न है, मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था का अनुभव करता है और स्वयं ही उसे बदल भी देता है। यह कथन उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा का है। 12वां प्रश्न, अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। यह
कथन किस उपन्यासकार का है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और संभवतः साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी को इसका उत्तर मालूम होता है। इसमें फूल भी हैं, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। यह कथन किस उपन्यासकार का है? तो यह कथन फणीश्वर नाथ रेणु का है और उन्होंने मैला आंचल की भूमिका में इसे कहा है। अगला प्रश्न है, अधरक मधु जब चाखन कान, तोहर शपथ हम किछु नहीं जान। ये पंक्तियां भी मैला आंचल से ली गई हैं। 15वां प्रश्न है, कहानी सदैव से जीवन का विशेष अंग रही है। यह मान्यता है यशपाल की। अगला प्रश्न है, गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल कर सकता है, किसी दशा में भी वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। यह वक्तव्य है प्रेमचंद का। बीच में 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर डिलीट था, तो उन्हें छोड़ करके आगे का प्रश्न हम देखते हैं। मुफ्त का यश नामक कहानी के रचनाकार, तो मुफ्त का यश कहानी के रचनाकार के रूप में हम जानते हैं कि यह कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। राजा निर्वंशिया कहानी का महत्व उसके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर है। इस कहानी के निर्माणकर्ता थे कमलेश्वर। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर द्वारा लिखी गई एक ऐसी श्रेष्ठ कहानी है जिसमें अर्वाचीन और प्राचीन दोनों के संबंधों को एक साथ जोड़ करके दिखाया गया है। सभ्यता कोई और ही चीज है, उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से। यह कथन प्रेमचंद की किस कहानी का अंश है? तो यह प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध कहानी थी सभ्यता का रहस्य, उससे लिया गया है। अगला प्रश्न है, किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई ऐसी बात है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। यह प्रेमचंद की कहानी मुफ्त का यश से ली गई है। अगला प्रश्न है, देखिए कुल 22 प्रश्न ऐसे थे जो कथनों पर आधारित थे, अर्थात जीआईसी जैसी परीक्षाओं को देने के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। 23वां प्रश्न है, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है? उत्तर है उर्दू भाषा। 24वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो उदंड मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है सन 1826। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया? तो वह पत्रिका थी बनारस अखबार, जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा निकाली जाती थी। गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? इसका उत्तर है अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, दोहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? उत्तर है
अपभ्रंश भाषा का। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है। उत्तर है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे। तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता थे हेमचंद, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है शब्दानुशासन। अगला जो प्रश्न है जो जिण सासण भाषियौ सो भई कहियौ सार, जो पालई सई भाव भाव करी सो तरी पावई पारू। इस दोहा के रचनाकार का नाम पूछा गया है। तो यह दोहा देवसेन द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य प्रदेश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया था। उत्तर है पिंगल भाषा। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम डिंगल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या है? तो इनकी मुख्य भाषा थी खड़ी बोली। अगला प्रश्न एक नगर पिया को भानी तनवा को सागरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह कन्नौजी भाषा की पंक्ति है। 35वां प्रश्न है किस भाषा वैज्ञानिक ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी में पृथक माना है? तो वह भाषा वैज्ञानिक थे हार्नले। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब मान्यता दी गई? तो वह तिथि थी 14 सितंबर 1949। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित है, जिसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से नहीं है? तो संस्कृत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से संबंधित नहीं है, जबकि इसका संबंध प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? उत्तर है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल रहा। तो इसका उत्तर है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला प्राचीन देश भाषा को अपभ्रंश तथा परवर्ती अर्थात अग्रसरीभूत अपभ्रंश को अवहट्ट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा? उत्तर इसका है सुनीति कुमार चटर्जी एवं सुकुमार सेन ने। अगला प्रश्न है अर्धमागधी अपभ्रंश से इनमें से किस बोली का विकास हुआ? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। हिंदी भाषा के इतिहास को प्रायः कितने कालों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका उत्तर है 3। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। अगला प्रश्न है कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी
प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था हिंदी व्याकरण। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि को विकास के कितने कालों में विभाजित किया? तो अवधि को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि है, तो हम सभी को मालूम है कि देवनागरी लिपि वर्णनात्मक या अक्षरात्मक लिपि होती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग प्रयोग में रहे हैं? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में 3 प्रकार के लिंगों का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। तो वह रचना है कीर्तिलता। 50वां प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा है? उत्तर है बाहरी उपशाखा।